हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका रियल एनालिसिस है और इसके लिए बुक्स हमने ऑलरेडी बता दी है। रियल एनालिसिस ये आपका सेकेंड पेपर होगा। और जो इसके लिए प्रेफरेंस है बुक की वो आप एससी मलिक ले सकते हैं, आप टीएम अपोस्टल ले सकते हैं। इसका वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम्स आती हैं इसके टीएम अपोस्टल के, तो वॉल्यूम 1 आप प्रेफर कर सकते हैं। पूरा तो नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी एक बेस आपका क्लियर हो जाएगा, बेस आपका बन जाएगा इस बुक से। इसमें आपको पूरा मिल जाएगा इनफाइनाइट सीरीज़। और आप एम.डी. राय सिंघानिया की भी बुक ले सकते हैं। ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। एम.डी. राय सिंघानिया, ठीक, ये भी एलिमेंट्री एनालिसिस करके इस बुक का नाम है। आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी आपको सारी बातें मिल जाएंगी। इसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की भी एनालिसिस, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी एनालिसिस आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक, तो इन तीनों बुक में से अगर सिर्फ एक ही लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों को पढ़ना है ये यूनिट 1 होगा हमारा, और वह है इनफाइनाइट सीरीज़। अब हम लोग समझेंगे कि पहली बात तो सीरीज़ क्या होता है और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ का मतलब क्या है, और ये कैसे हमारे प्रीवियस ईयर से कनेक्टेड है, किस टॉपिक से कनेक्टेड है, किस टॉपिक का जनरलाइजेशन है, और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसका जो डेवलपमेंट है, जो क्रिएशन है इस कॉन्सेप्ट का कैसे हुआ, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग अपने एग्ज़ाम पैटर्न पर आ जाएंगे, अपने मेन सिलेबस पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस पढ़ा होगा आपने। ये इसेंशियल है कि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो इनफाइनाइट सीरीज़ को पढ़ने से पहले या सेकेंड ईयर की एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपको सीक्वेंस पर अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या मतलब होता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस, ये सारे कंसेप्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स, इनको आपको कम से कम प्रूफ नहीं तो स्टेटमेंट रटा होना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहेंगे। ठीक, तो सीक्वेंस जैसा कि आपको पता होगा, सीक्वेंस होता है क्या, सीक्वेंस इज अ मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स। जो कोडोमेन है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन आर पढ़ते हैं। तो जो मैप होता है सीक्वेंस, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर लिया जाता है, ठीक, पर्टिकुलर केस में। अब यही चीज़ हम लोग जब थर्ड ईयर में पढ़ते हैं तो जो सीक्वेंस हो जाता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी मीट्रिक स्पेस में हो जाता है। अब ये मीट्रिक स्पेस क्या है ये सेकेंड ईयर में ही 5th यूनिट में हम लोग देखेंगे। तो ये जनरलाइजेशन होता है सीक्वेंस का। तो अभी जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सीक्वेंस इन रियल लाइन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस जो होता है वो मैप होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमें एक रियल नंबर असाइन होगा, ठीक। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई an, या इसी को हम fn से भी लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n। नोटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक, लिखने का तरीका। अब ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस एक मैप हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर असाइंड है, और नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, और हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर असाइन होगा। तो जो बनेगा, जो इमेज सेट बनेगा वो सीक्वेंस कहलाएगा। इसका मतलब उस सीक्वेंस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस है A1, जिसके जो टर्म्स हैं
वो A1 A2 A3 डॉट 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 सो ऑन है। ठीक, अब ये सीक्वेंस है, हो सकता है इसके सारे टर्म डिस्टिंक्ट हो, मीन्स कोई भी ओवरलैप न कर रहा हो सकता है कुछ ओवरलैप कर रहे हो सकता है पूरा ही ओवरलैप कर रहा हो, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक टर्म है या जितने रिपीटिंग है उतने हैं, क्योंकि हम सीक्वेंस के केस में टर्म्स भले ही इक्वल हो, मान लीजिए 1 1 1 1 लिखा हुआ है पूरा सारा टर्म, फिर भी इसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे तो वो इनफाइनाइट ही होगा। ठीक, हम हर एक टर्म को अलग अलग ट्रीट करते हैं, वो चाहे इक्वल हो या ना हो। सो इन दैट सेंस इट कैन बी सेड दैट अ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम प्लस या माइनस से ज्वाइन कर दें, सपोज ये कर दें सारे टर्म्स को जिस क्रम में है, जिस ऑर्डर में है, ऑर्डर को बिना बदले हुए, बिना उसमें मैनिपुलेशन किए हुए हम उनको मान लो ऐड कर दें सारे टर्म्स को। अब ये इनफाइनाइट टर्म बनेगा, तो यही जो सीक्वेंस के अंदर ऑपरेशन को जो डालने पर जो चीज़ बनी, यही होती है इनफाइनाइट सीरीज़। यही क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज़। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, A1 माइनस A2 माइनस सो ऑन, या अल्टरनेट प्लस माइनस आ सकता है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ सकता है। और जब अल्टरनेट प्लस माइनस आता है तो इसे हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक, तो इनफाइनाइट सीरीज़ में हमें दो टाइप के सीरीज़ पढ़ने होते हैं। तो यूनिट 1 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पढ़ेंगे, मीन्स सिर्फ प्लस को इंक्लूड किया जाएगा। और सेकेंड यूनिट में जब हम लोग आएंगे तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ पढ़ेंगे, जिसमें प्लस और माइनस अल्टरनेटिवली अकर होंगे। ठीक, तो ये सीक्वेंस से कनेक्टेड है, सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड कर दिया गया तो जो बना वो क्या कहलाया? इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाया। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग ये देखेंगे पहले कि क्यों इनफाइनाइट सीरीज़ पढ़ी जाए। इतना भाई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की हमें ज़रूरत होती है, उनको ऐड करना हम जानते ही हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ को हम समझेंगे। चलिए, अब इसकी जो ओरिजिन की हिस्ट्री है वो बहुत ही पहले की है, नियरली 2600 या 2700 साल पहले, मीन्स 4 BCE में एक फिलोसफर हुए जीनो, ग्रीक फिलोसफर हुए, ग्रीक फिलोसफर। अब चूँकि पहले वो मैथमेटिशियन हो या फिजिसिस्ट हो, उनको फिलोसफर ही कहा जाता था, तो थे जीनो, जीनो ऑफ एलिया। ठीक, ये थे, इनकी ये फिलॉसफी थी, इनका ये कहना था कि जो मोशन है वो एक्चुअली में होता ही नहीं है। इनका ये कहना था कि ये जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है, कोई कहीं भी मूव नहीं करता है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए हमें यहाँ पर आना है, इसको हम 0 से डिनोट कर दें, और यहाँ से आना है, मान लीजिए 1 है। ठीक, ये पाथ है। अब इनका ये कहना है कि कोई यहाँ से चले तो वो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, कभी भी। और सपोर्ट कैसे किया इन्होंने अपनी बात को, कि अगर मान लीजिए हमें 1 से 0 पर आना है तो पहले मैं इसका हाफ पार्ट कवर करूँगा, पूरी दूरी के पहले हाफ पर हम पहुँचेंगे, उसके बाद जो पाथ बचा उसके हाफ पर पहुँचेंगे, उसके बाद जो पाथ बचा उसके हाफ पर पहुँचेंगे, और इस तरह से हाफ करते करते हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस बचा रह जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ही हाफ पाथ ही कवर करेंगे। ठीक, अब चूंकि 0 के पास और पास जाते जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने से पहले जो पाथ बचा है हम उसका हाफ ट्रेवल करेंगे, फिर कुछ बचेगा, फिर उसका हाफ ट्रेवल करेंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब बात इनकी भी लॉजिकल है, मीन्स अब इससे
कंसीक्वेंस क्या निकला, या कह सकते हैं कि इसको सपोर्ट करने का और बेहतरीन तरीका क्या हुआ कि इनका ये मानना था कि अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी को, वो चाहे जितनी छोटी हो, अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को, अब ये कैसी भी क्वांटिटी है, बस पॉजिटिव है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो इनका कहना था अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को लगातार ऐड करें, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को लगातार ऐड करें तो वो कभी भी फाइनाइट नहीं आ सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और वो सारे पॉजिटिव हैं तो उनका सम कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है। जैसा कि इस एग्जांपल में दिख रहा है, भाई हाफ कवर करने पर इनको कुछ टाइम लगेगा, फिर हाफ कवर करने पर इनको कुछ टाइम लगेगा, ऐसे ही टाइम लगता जाएगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ टाइम उसमें ऐड होता जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आते जाएंगे। तो इनका ये लॉजिक था कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को इनफाइनाइट तक हम ऐड करते हैं तो वो कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है। अब ये बहुत पहले की बात है, देखिए 2600-2700 साल पहले की। उस समय ज्योमेट्रिक सीरीज़ या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कैसे किया जाता है, ये सारे प्रोसेस डेवलप नहीं हुए थे, इसीलिए इन्होंने ऐसा सोचा। अब आप अगर इस समय सोचें तो आपको बहुत ही रिडिकुलस लगेगा, आपको लगेगा फालतू की बकवास, कैसे नहीं, मैं यहाँ से वहाँ जाना है तो आराम से चला जाऊँगा और फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ही लगेगा, फाइनाइट टाइम ही लगेगा, ठीक। इनफैक्ट मैं अर्थ पर कहीं से भी कहीं पर फाइनाइट टाइम में पहुँच सकता हूँ, और इन्होंने तो कोई भी दूरी बता दिया, यहाँ से मुझे वहाँ जाना है तो इनके अकॉर्डिंग हम कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसमें फ्लॉ यही था, इसमें कमी यही थी कि उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने का तरीका नहीं पता था। सिर्फ उनके पास यही लॉजिक था कि अगर पॉजिटिव टर्म को इनफाइनाइटली मेनी टाइम ऐड किया जाए तो वो कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है, वो हमेशा ही इनफाइनाइट आएगा। अब चूँकि ये बहुत पहले की बात थी तो प्रोसेस चलता रहा और नियरली 17th सेंचुरी या कह लें 18th सेंचुरी में इनफाइनाइट सीरीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो बहुत ही बाद में हुआ और इस टाइम स्पैन में इनकी बातों पर बस चर्चाएं होती रही, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आया था। तो जब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आया तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस हो गई और इसको छोड़ दिया गया, ठीक। कारण सिर्फ इतना ही था उसमें जो हमने बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना प्रोसेस उस समय डेवलप नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने पर भी फाइनाइट सम आता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे, वो पॉजिटिव हों, फिर भी उसका सम फाइनाइट आता है, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग प्रॉपरली अब सिलेबस पे आ जाते हैं और डिफाइन कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है और उसको कैसे उसका हम सम निकालेंगे। चलिए, ये सारी बातें सिर्फ आपको इसलिए बताई गई कि आप चीज़ों को समझें कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। अचानक से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन जाता है, इसका आपके सिलेबस से नहीं लेना देना है, ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस आपकी जानकारी के लिए। चलिए डिफाइन कर लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। डिफाइन हमने कर ही दिया है, बस प्रॉपर वे में उसे हम लोग लिख लेते हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ अब हमने क्या कहा कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके टर्म्स को ऐड कर देंगे तो जो बनेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा वही क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगा। सो लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस, ठीक, एक हमने सीक्वेंस ले लिया, देन समेशन ए एन
वेयर n रेंजेस फ्रॉम 1 to infinity, या समेशन रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और n फ्रॉम 2 to infinity, एनीथिंग। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मैटर नहीं करेगा, बस जहाँ से स्टार्ट होगा उसके बाद पैटर्न नहीं बदलना है, क्रम को नहीं चेंज करना है, और इनफाइनाइट टर्म तक उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, देन दिस दैट इज आइदर वी कैन चूज a1 प्लस a2 प्लस an सो ऑन, और वी कैन चूज a0 a1 an सो ऑन, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बस उसके बाद हमारा क्रम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। ठीक, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, इन विच, अब ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, या इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि क्या ऑर्डरिंग का क्या मतलब है। इन विच ईच टर्म इज फॉलोड बाई, in which each term is followed by next term। जंप नहीं करना है, क्रम से ही हमें चलना है। तो बस सिंपली आप यही जानिए, अगर सीक्वेंस है तो उनके टर्म्स को हम ऐड कर दें तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, वो सीरीज कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसीडर द सीक्वेंस, चलिए सिंपलेस्ट ले लेते हैं, -1 to the power n। इसके टर्म्स क्या है, 1 -1 1 -1 सो ऑन। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तब भी बनेगा, तब क्या बनेगा, पावर 0 आएगी तो पहले 1 हो जाएगा, -1 +1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस टर्म्स इनफाइनाइट होने चाहिए। तो ये है आपका इनफाइनाइट सीरीज। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मान लीजिए सीक्वेंस 1/n है, सीक्वेंस क्या है, 1/n है, तो इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। तो जो सीरीज़ बनेगी, मान लीजिए 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 1 + 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको ऐड कैसे करें। मान लीजिए इसका सम निकालना है, तो लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है कि कहाँ तक हमें जाना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने हैं। तो इसके लिए क्या तरीका डेवलप किया गया कि हम क्या करें, इसके फाइनाइट टर्म्स को ले लें। कोई भी सीरीज़ है, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है, अगर कोई भी सीरीज़ an दिया हुआ है तो हम उसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ले लें, मान लीजिए n टर्म्स को ले लें, और उन n टर्म्स का सम निकाल लें, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना हमें आता है। n टर्म्स को ले लें और उसका सम निकाल लें, तो वो n का फंक्शन होगा। अब उस n को हम इन्फिनिटी पर टेंड करा दें, मीन्स n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम आया है वो जिधर जाएगा वही हमारे सीरीज़ का भी सम हो जाएगा। देखिए समस्या को कैसे रिड्यूस किया गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म था, हमें उसका सम निकालना नहीं आता, तो हमने क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को ले लिया, फिर उसका जो सम आया उसका नेचर हमने चेक किया। जब n इन्फिनिटी चला जाएगा तो अपने आप पूरे सीरीज़ का नेचर निकल के आ जाएगा। तो उस जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो लिया जाता है, अगर मान लीजिए n टर्म लेते हैं, मान लीजिए n टर्म लेते हैं, तो इसको कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम।
क्या कहा जाता है? सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, पार्शियल सम, और इसे हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली चीज़ें फिर से रिड्यूस होकर सीक्वेंस पर आ गई। अब ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हमने ऐड किया, मीन्स जो nth पार्शियल सम बनाया, उसी के अकॉर्डिंगली अब हमारा जो सीरीज होगा उसका सम आएगा। अब जैसे सीक्वेंस कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड हमने एक सीक्वेंस बना दिया और ये डिफिनीशन बन जाएगी कि जब सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, जब वो डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, और जब Sn ऑसिलेट करेगा तो सीरीज भी ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सीरीज का नेचर भी हम लोग सीक्वेंस के नेचर से ही चेक करेंगे, और वो सीक्वेंस क्या होगा? वो होगा सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। चलिए उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अब यहाँ पर सीरीज के कन्वर्जेंस का सिर्फ इतना मतलब होगा कि उसका जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा। जैसे सीक्वेंस के केस में होता है, वो कब कन्वर्ज कहलाता है? जब उसकी कोई फाइनाइट लिमिट मिल जाए। और सीरीज के डाइवर्स का मतलब ये होगा कि उसका जो सम है वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और ऑसिलेशन का मतलब ये होगा कि सीरीज का जो सम है वो दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये बातें आपको दिमाग में चलती रहनी चाहिए। चलिए, सपोज वी हैव अ सीरीज, सपोज वी हैव एन इनफाइनाइट सीरीज an, ठीक, वेयर n रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। कहीं से भी आप रेंज करा सकते हैं, स्टैंडर्ड हम लोग 1 से इन्फिनिटी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन अब ये है क्या? ये a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an एंड सो ऑन। अब इसका हमने क्या कहा? सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम क्या होगा? फर्स्ट n टर्म को ले लेंगे और जो सीक्वेंस बनेगा वही क्या होगा? Sn होगा। देन Sn a1 प्लस a2 प्लस a3 an, ये एक सीक्वेंस बना। इसी को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक दो का बना के देख लेते हैं। जैसे हमने पहली सीरीज ली थी -1 टू द पावर n, ये क्या है? 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक, तो Sn क्या आ जाएगा? n टर्म्स को लेना है 1 -1 1 -1। ठीक, ऐसे कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा? अगर n इवन है, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव वन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव वंस इक्वल है, तो सम 0 हो जाएगा Sn का, इफ n इज इवन। ठीक, और अगर n ऑड है तो 1 आ जाएगा। -1 भी आ सकता है। अब इसमें डिपेंड ये करेगा कि हमने पॉजिटिव वाला ज़्यादा लिया है कि नेगेटिव वाला ज़्यादा लिया है, तो ये इसका Sn बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ का Sn बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3 एंड टिल 1 + 1/n तक जाएगा। तो इसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम वो हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए
अब और एक डिफिनीशन बना लेते हैं कि जब ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज होगा तो सीरीज कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगा तो डाइवर्ज होगी, और ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट होगी। उसको भी लिख लेते हैं। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। So let an is an infinite series। बस डिफिनेशंस हैं ये, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और थोड़ा सा समझ लेना है। एंड Sn is sequence of nth partial sum। Sn is sequence of nth partial sum। Then series An is called convergent, yeah, simply we can write it as then An is convergent if and only if Sn is convergent। An is divergent if and only if Sn is divergent, and same for oscillation, An is oscillatory if and only if Sn is oscillatory। ये सिर्फ डिफिनेशंस हैं कि कैसे जो सीरीज का नेचर है वो उसके सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम के नेचर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और उसमें सीरीज का नेचर निकाल के हम देख लेते हैं कि कैसे हमको डील करना है। और इसमें जो सबसे बढ़िया एग्जांपल और आसान एग्जांपल पड़ता है दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने जीपी पढ़ी होगी, उसी से बना हुआ ज्योमेट्रिक सीरीज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ हम लोग। तो इसमें जो सबसे बढ़िया और आसान एग्जाम्पल है वो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज। तो पहले हम लोग इसका नेचर पता करेंगे कैसा है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ज्योमेट्रिक सीरीज तो ये डिफाइन कैसे होता है? सिंपली r टू द पावर n, n रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 0 से कर दिया तो क्या बन रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन, ऐड होता चला जाएगा। कॉमन रेशियो देखिए r निकल के आ रहा है ना, जीपी बन रहा है 1r स्क्वायर, जीपी को ऐड कर दिया गया है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। तो इसका नेचर हमें पता करना है और बाय डिफिनीशन हमें ये पता चल ही चुका है कि जो इसका नेचर होगा वो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है Sn। और जाहिर सी बात है दिस सीरीज इज डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल r, ये r पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें r पर भी अलग अलग केसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल r1 हो गया तो क्या होगा, -1 हो गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा, r1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एंड r-1 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो इसमें हम लोग केस बनाएंगे। तो इसका पहले तो जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनेगा वो क्या होगा,
द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम Sn, n टर्म्स को लेना है तो पहला 1, दूसरा r, फिर r स्क्वायर, फिर r टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि दूसरे टर्म में r की पावर 1 है, तीसरे टर्म में r स्क्वायर है, तो nth टर्म में r की पावर n माइनस 1 होगा। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है। अब इसमें हम r पर केसेस बनाएंगे, r की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम इसका नेचर निकाल पाएंगे। चलिए तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 इज दैट मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि r की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, -1 से बड़ी है। ठीक है, रियल लाइन पर -1 और 1 के बीच में r की पोजीशन है। तो इस केस में चूंकि ये जो Sn है वो GP के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन है, और GP में n टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर r की वैल्यू 1 से कम है और अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो ये टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस केस में जो Sn आएगा वो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, मीन्स ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। Sn का हमने सम निकाल लिया, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसमें n को इन्फिनिटी पर टेंड कराना है, तब जाके हमें सीरीज का नेचर पता चलेगा। तो इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए, देखिए क्या होता है। चलिए अब इसमें जो r है, r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, मीन्स r की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में होगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन 1, तभी पॉसिबल है। तो जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे Sn में, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। इसमें देखिए चूंकि ये क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी है, फ्रैक्शन में है ये, और उसकी पावर को लगातार जब बढ़ाते जाएंगे तो ये टर्म लगातार घटता जाएगा और 0 की तरफ जाएगा। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू 1/2 होती, 2 की पावर n है, अब इसको बड़ा करते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में इस टर्म की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। तो जो Sn की लिमिट है इन्फिनिटी पर वो क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस r, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r अगर -1 और 1 के बीच में है तो जो सीक्वेंस है ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है वो कन्वर्ज करेगा, और कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, 1 अपॉन 1 माइनस r पर कन्वर्ज करेगा, और यही क्या हो जाएगा, सीरीज का सम हो जाएगा। तो इसका मतलब सीरीज का सम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस r। और इसका क्या मतलब होगा कि ये जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक, thus Sn is convergent and hence An is convergent, and sum of the series is 1 upon 1 minus r। ठीक, एक केस हो गया, 1 और -1 के बीच में नेचर हमने पता कर लिया। अब 1 पर पता करेंगे, -1 पर पता करेंगे, फिर 1 के राइट में पता करेंगे और -1 के
लेफ्ट में पता करेंगे तो पूरे रियल लाइन पर इस सीरीज़ का नेचर हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग केस सेकंड बनाएंगे। अगला केस जो बनेगा हमारा, उसमें आर की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। केस सेकंड बना लीजिए आप लोग। केस सेकंड में क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। ठीक, अब आर 1 होगा तो जो एस एन होगा तो क्या बन जाएगा, देन एस एन में एन टर्म्स 1 1 1 हो जाएंगे। एन टर्म्स हैं ये, और एन को 1 को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एन आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, एन को इन्फिनिटी पर भेज देंगे, एस एन क्या आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये एन का डायरेक्ट फंक्शन है, प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में क्या हो गया, एस एन डाइवर्जेंट हो गया। दस एस एन इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। सो सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, और जो सीरीज का सम होगा दैट विल बी इनफाइनाइट, एंड हेंस ए एन इज डाइवर्जेंट। बात क्लियर। ऐसे ही केस बनाएंगे, आर इक्वल्स टू -1 ले लेंगे। इस केस को हमने पहले ही देख लिया था, तो जो एस एन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक, एन टर्म्स आएंगे, और यहाँ पर जो एस एन आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर एन इवन है, और 1 हो जाएगा इफ एन इज ऑड। ठीक, अब ये चीज़ें एन पर डिपेंड कर नहीं रही हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या आएगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, द सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 एंड 1। कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा। ठीक, सो एस एन इज ऑसिलेटरी, एस एन इज ऑसिलेटरी and hence an is oscillatory। बात ठीक है। तो r इक्वल्स टू -1 के केस में ये ऑसिलेटरी सीरीज बन गया। चलिए केस थर्ड बनाते हैं। सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ बनाते हैं। अब जो r हो वो 1 से बड़ा हो, r इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में जो एस एन था हमारा वो क्या आ जाएगा, एस एन विल बी 1 + r स्क्वायर r टू द पावर n-1। और फिर से इसमें ज्योमेट्रिक जीपी के फाइनाइट सम वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, चूँकि यार यहाँ 1 से बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन r-1 r-1। क्लियर है। ऐसे इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हमने ऐड कर लिया। अब n को इन्फिनिटी पर लेके चले जाइए। n इन्फिनिटी पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। अब ये जो टर्म है r इज ग्रेटर देन 1, मान लीजिए 2, तो 2 की पावर लगातार बढ़ाते जाएंगे तो वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो ये टोटल टर्म इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और उसमें से कुछ फाइनाइट घटेगा तब भी वो इन्फिनिटी ही बना रहेगा। तो एस एन की जो लिमिट आई वो क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। तो एस एन क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ए एन भी डाइवर्ज कर जाएगा। बस सिंपल सा है, ऐसे ही आपको चेक करना है। अब ये काफ़ी लेंदी वर्क होगा, अभी आगे हम लोग और तरीके डेवलप करेंगे कि ये एस एन वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फार्मूलेज डेवलप करेंगे, लेकिन अभी बेसिक है तो बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए चेक करने का। सो Sn is divergent and hence An is divergent and diverges to infinity। सीरीज का सम क्या हो जाएगा इस केस में भी इन्फिनिटी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस फिफ्थ बना लेते हैं। जब r क्या हो -1 से भी छोटा हो, r इज लेस देन -1, ठीक, -1 के लेफ्ट में है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि r क्या है वो -x के बराबर है और जो x है वो 1 से बड़ा है। दोनों बातें इक्विवेलेंट हैं। x 1 से बड़ा है तो -x -1 से छोटा होगा, ठीक। चलिए तो Sn क्या बनेगा 1 + r स्क्वायर r टू द पावर n-1 और फाइनाइट टर्म का सम है GP में, तो ये क्या बन जाएगा 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, और यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए -x की पावर n अपॉन -x, यही बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये तो मान लीजिए प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + x। अब ये n पर डिपेंड कर रहा है, अब इसमें हमें n को इन्फिनिटी पर ले जाना है, तो देखिए दो केस बनेगा। उससे पहले इन्फिनिटी पर जाने से पहले n एक बार इवन ले लेंगे, n एक बार ऑड ले लेंगे, तो दोनों केस को लिख देते हैं। क्या आएगा उस केस में Sn हमारा जो भी है आपके सामने है, आपको खुद करके देखना होता है, किसी प्रीवियस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत डिफिनीशन की आवश्यकता होती है, उतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो Sn क्या आ गया यहाँ पे, दो केस बन जाएंगे, n इवन एंड n ऑड। अगर n इवन होगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और नेगेटिव कर देगा तो ये ऊपर भी प्लस हो जाएगा। ये दो केस बन जाएंगे। अब आप n को इन्फिनिटी पर ले जाइए, क्या आ जाएगा, ये देखिए x जो है वो 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा। उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इट विल बी -∞ व्हेन n इज इवन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, n इज ऑड। बात ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि r जब -1 से छोटा है तो सीरीज का जो सम है वो -∞ से +∞ के बीच में रेंज कर रहा है। तो इस केस में Sn क्या हो गया, Sn इज ऑसिलेटरी एंड हेंस An is oscillatory and oscillating between means sum of the series is between -∞ to +∞. It's a long range, बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है। तो अब इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं केसेस में पूरी रियल लाइन कवर हो गई। तो अल्टीमेटली इससे निकल के क्या आया, सबका रिजल्ट हम लिख देते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में हमें पूरा पता चल गया, पूरे रियल लाइन पर उसका नेचर पता चल गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है 10 1 + r स्क्वायर एंड सो ऑन इज, पहला कन्वर्जेंट इफ r इज बिटवीन -1 एंड 1, डाइवर्जेंट इफ r is greater than or equals to 1, and oscillatory if r is less than or equals to -। ये तीन बातें हम लोगों ने देख ली, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है किसी ईयर में, आप लोग अनसॉल्व चेक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल था और आसान एग्जाम्पल था आपके लिए बेसिक चीज़ों को समझना अबाउट द इनफाइनाइट सीरीज, हाउ यू हैव टू डील विद द सीरीज। ठीक,
तो इतना आप अभी समझिए, शुरुआत है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं दिए जाएंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग जब फ्लो में आ जाएंगे, आप लोग चीज़ों को महसूस करने लगेंगे कि क्या बात हो रही है, तब फिर हम ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आप कम ही चीज़ जानिए और उसको अच्छे से जानिए, उसको अपने जहन में उतारिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के कंसेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।